हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अगर एक सिस्टम है जो 2 सिस्टम या 3 सिस्टम का बना है, और एक बड़ा सिस्टम है जो कुछ सिस्टम के कलेक्शन से बना है, ए सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी सब सिस्टम, तो हर सब सिस्टम को हम उसके सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर देते थे टोटल मास से, और उनको पॉइंट मास मान के टोटल का सेंटर मास निकाल देते थे। जैसे मान लो मुझसे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा गया है कि हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उस कार्डबोर्ड से क्या करते हैं कि हम एक सर्किल और एक स्क्वायर कट कर लेते हैं इस तरह से। ये कार्डबोर्ड है और इसमें से हम क्या करते हैं, कैंची से एक सर्किल कट कर लेते हैं और एक स्क्वायर कट कर लेते हैं। इसकी डायमीटर और इसका जो ये है, इसका जो डायमीटर है और इसका जो डायमीटर है सर्किल का और स्क्वायर का लेंथ इक्वल है, सेम कार्डबोर्ड से कट किया गया। हमसे पूछा गया है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो देखो इस टाइप केस में क्या करते हैं समझना, जब भी तुमसे किसी सेम मटेरियल से पुटअप से निकाला जाए, तुम एलिमेंट कट करोगे, तुम मतलब उसका मास जो निकालोगे, इसमें 3 चीज याद रखना। हम एक टर्म यूज करते हैं लैम्डा। लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। ये किसमें लेते हैं? चाहे कोई लीनियर बॉडी हो, या तो कोई लीनियर बॉडी हो, धागा हो, रॉड हो, थ्रेड हो, रिंग हो, चेन हो, उसमें अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे? स्ट्रेट लाइन पे। या फिर ये लेते हैं, अगर ये कोई आर्क है, ये कोई रिंग का आर्क है या रॉड है, उसमें क्या लेते हैं? लेट लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, क्यों मास एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा हम क्या करते हैं? सिग्मा लेते हैं। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट सरफेस एरिया। ये कब लेते हैं? जब 2 डायमेंशन में, जब प्लेन में होता है। ये क्या होता है? जब ये 1D में होता है, मास 1D में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्ट्रेट लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये क्या होता है? जब मास किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे डिस्क में, जैसे स्क्वायर प्लेट में। इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? या ट्रायंगुलर प्लेट में, इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक प्लेन में है, तो उसमें मान लेते हैं सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, जो कि हर जगह सेम है। सरफेस मास डेंसिटी। तीसरा, अगर वॉल्यूम में है तो मानते हैं रो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये कहां लेते हैं? सॉलिड स्फीयर है, मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है, या मान लो कोई क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। इसमें पूरा मास किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड? इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। ये अगर सॉलिड क्यूब है तो इसको हम यूज करेंगे, हालांकि वो कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझो हमारा क्वेश्चन जो है अभी वो ये है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर कट करते हैं, हम एक स्क्वायर कट करते हैं ऐसे करके, और हम एक सर्किल कट करते हैं इस तरह से, एक डिस्क कट करते हैं। हम एक स्क्वायर और एक डिस्क कट कर रहे हैं, ठीक है। हमको एक स्क्वायर और डिस्क है, ए स्क्वायर एंड ए डिस्क। ये एक स्क्वायर है और ये एक डिस्क है। इसकी रेडियस है आर, और इसका लेंथ है 2r, दे आर कट फ्रॉम द सेम मटेरियल, सेम कार्डबोर्ड से कट किया गया। जिस कार्डबोर्ड से कट किया है उस कार्डबोर्ड का मास पर यूनिट एरिया सेम है। पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां लोकेटेड होगा। तो ओरिजिन हम मान लेते हैं ओरिजिन यहां पर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओरिजिन मान लेते हैं। सबसे पहले ये बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास इसके राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा? इसको लेफ्ट में होगा, क्योंकि मास लेफ्ट साइड ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास का यहां आएगा। यानी अगर तुम इसको ओरिजिन मान लो और इसको अगर एक्स एक्सिस मान लो और इसको अगर माइनस एक्स एक्सिस मान लो,
तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, ये x है और ये h डैश है, तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। जिधर मास ज्यादा होता है, जिधर मास बढ़ाओगे सेंटर मास उधर भागता है, तो इसके लेफ्ट में आएगा। देखते हैं कैसे। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को इसके सेंटर मास में रिप्लेस कर देते हैं। हम इस पूरे डिस्क को इसके सेंटर मास में रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको कितना मास से डालें और कितना इसका कोऑर्डिनेट डालें। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा r होगा, इसका एक्स, इसका तो बाय सिमेट्री डिस्क का सेंटर मास तो उसके सेंटर पे है, तो यहां से r डिस्टेंस राइट, तो x1 का कोऑर्डिनेट होगा r, और m1 कितना होगा देखो, m1 होगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। चार्ज सॉरी मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ दिस, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से इसको इसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो, इस पूरे प्लेट को इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दो। ये बताओ इसका मास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस आर होगा, और इसका मास कितना होगा m2, 2r इंटू 2r, 2r का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा, एरिया इंटू एरिया पर यूनिट, मास पर यूनिट एरिया, ये इसका मास होगा। अब तुम जानते हो, तुम इन दोनों को रिप्लेस कर दी। अब तुमको इसका अगर सेंटर मास निकालना है, अब तुमको अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर मास निकालना है, तो सिंपल है m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। क्या करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, तो निकाल देते हैं। देखो इसमें क्या निकलेगा, यहां पे तुम देखोगे आएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आर प्लस m2 x2, m2 का मतलब है 4r स्क्वायर सिग्मा, 4r स्क्वायर सिग्मा इंटू माइनस आर, 4r स्क्वायर सिग्मा इंटू माइनस आर डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर सिग्मा, होगा ना। तो देखो क्या होगा, सिग्मा सब में से कट जाएगा, आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा जो तुम लिए थे, क्योंकि यहां रेशियो होता है, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। आर स्क्वायर सब में से कट जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा बताओ, पाई माइनस 4 इंटू आर, पाई माइनस 4 इंटू आर डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, सही है ना। लिख सकते हो माइनस ऑफ 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई इंटू आर, चूंकि 4 ग्रेटर है, निगेटिव आ रहा है, यानी यहां से कितना लेफ्ट में, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई इंटू आर टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कॉमन पॉइंट। अगर सोचो यही चीज डायग्राम होता, बट ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये स्क्वायर प्लेट नहीं होता, या ये डिस्क नहीं होता, ये एक सॉलिड, ये एक क्यूब होता, ये क्यूब होता और ये एक सॉलिड स्फीयर होता, और ये क्यूब होता और ये एक सॉलिड स्फीयर होता। हम क्या करते हैं, मिट्टी ले लेते हैं, सॉइल ले लेते हैं, सॉइल, हम सॉइल ले लेते हैं, सीमेंट ले लेते हैं, कोई भी मटेरियल, उस मटेरियल का हम एक क्या बनाते हैं, उस मटेरियल का हम एक बनाते हैं क्यूब, उस मटेरियल से एक बनाते हैं क्यूब जिसका लेंथ है 2r 2r 2r, लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब, और एक हम बनाते हैं सॉलिड स्फीयर बॉल, और दोनों को टच करा देते हैं। अब पूछेंगे, तो अब तुम क्या करोगे, सिर्फ एक चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, अगर यही चीज एक क्यूब होता, और यही चीज क्या होता, एक क्यूब होता जिसका एज लेंथ कितना है 2r, और यहां एक स्फीयर होता इस तरफ से, और एक सॉलिड स्फीयर होता जिसकी रेडियस कितनी है यार, दैट इज मेड ऑफ सेम मटेरियल, दैट इज मेड ऑफ सेम मटेरियल। ये एक सॉलिड स्फीयर है, एक बॉल है, एक सॉलिड स्फीयर है और ये क्यूब है।
साइड से देख रहे हैं तो ये इस तरह दिख रहा है, ये क्यूब है। अब पूछते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो सिर्फ फर्क ये पड़ता, तुम रो मान लेते, तुम रो मान लेते। अब तुम जब यहां मास लिखते और जब यहां तुम मास लिखते तो क्या करते हैं, यहां तुम लिखते 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, सही है ना? हाँ, और यहां तुम लिखते 2r का होल क्यूब इंटू डेंसिटी, ये होता मास L क्यूब, m1 ये या m2 ये, m1 ये। तुम देख सकते हो ये मास ज्यादा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसको इसके अंदर पूरी तरह घुसाया जा सकता है, मतलब मास अभी भी इसी का ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, तुम अगर इसको ओरिजिन मान रहे हो, तो इसको अगर ओरिजिन मान रहे हो तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा r प्लस r, इसका x कोऑर्डिनेट होगा माइनस r। अब तो लिखो m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, तो अब तुम्हारा हो जाएगा x सेंटर ऑफ मास आएगा दिस इंटू m1 इंटू r प्लस m2 इंटू माइनस r बाय m1 प्लस m2। फिर से तुम निकाल सकते हो, सब में रो कट जाएगा, सब में रो कट जाएगा, सब में आर क्यूब कट जाएगा, यू गेट समथिंग। तुम इसको कर सकते हो, ठीक, ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा तुम कर सकते हो, ठीक। अब समझो, एक कॉइन है बड़ा सा, एक बड़ा सा कॉइन है, कोई डाउट यहां? Now before I come to more cases, कैविटी क्रिएट करना और ये सब, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ सेंटर मास निकालते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में। हम कुछ सेंटर मास निकाल रहे हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे तुम सिमेट्री से नहीं निकाल सकते हो। हम बता चुके हैं, अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर पूरे सरफेस या पूरे वॉल्यूम पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे अच्छा तरीका हम कोशिश करेंगे, अगर कोई दो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो उसमें हम सेंटर मास निकल जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? सो लेट अस फाइंड the center of mass of a continuous mass distribution, center of mass of a continuous mass distribution। अगर continuous mass distribution है, उसमें हम center of mass कैसे निकालेंगे? So center of mass of a continuous mass distribution, center of mass of continuous mass distributions। इसमें तुम क्या करो, कोई भी तुम्हारे पास नोन चीज होना चाहिए। तुम क्या करो, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। उस टुकड़े का तुमने पहले क्या लिखा था, तुमने लिखा था इस तरह से, तुमने लिखा था x सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi(xi) बाय समेशन ऑफ mi। ये फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ x dm by integral of dm, where center of mass of element dm, elemental mass dm lies at x। अगर dm मास का सेंटर मास, अगर dm मास का सेंटर मास x पे लाई कर रहा है, उसको dm 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 में डिवाइड कर दो, उसको बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करो, और जो यहां पे समेशन होता है वो कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन बन जाता है। डीएम मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? डीएम मास इज प्लेस्ड एट एक्स, इज प्लेस्ड, डीएम इज प्लेस्ड, इज लोकेटेड, डीएम मास इज लोकेटेड एट x इक्वल टू x। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। वैसे तो हमको जो जिन केसेस में पता है वहां हम इसको नहीं लगाएंगे। और डीएम मास को हमेशा कट करने के हम क्या करते हैं बता देते हैं। जब डीएम मास को हम कट करते हैं तो डीएम मास को लिखोगे इस तरह से, डीएम इज इक्वल टू लिखोगे लैम्डा इंटू डीएक्स, अगर लीनियर मास डेंसिटी है, सिग्मा इंटू डीए सरफेस मास डेंसिटी है, और रो इंटू डीवी
एलिमेंटल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी है। ठीक, अब एलिमेंट कैसे लेते हैं, एलिमेंट कैसे लेते हैं, एलिमेंट लेने का तरीका ये है कि अगर एंगुलर चाहिए होता है वो तुमको तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम जो तुम एलिमेंट ले रहे हो, यहाँ तुमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही एलिमेंट बाद में तुम सेंटर मास में करोगे वही तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी करोगे, वही तुम आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करोगे, और वही चीज़ तुम जाके जो है बाकी कहीं भी करोगे, पूरे फ्लूइड मैकेनिज्म में करोगे, सब जगह करोगे। तो आज तुमको एलिमेंट लेना सीखना है, कैसे हम एलिमेंट लेके इसको लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रॉड है ऐसे करके, ये एक रॉड है बस, बट इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, या इसको इस तरह से दिखाते हैं ऐसे करके, ये एक रॉड है बट इसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, ये बहुत थिन है, ये मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। ये x इक्वल टू 0 है लेफ्ट एंड, और ये x इक्वल टू L है राइट एंड। दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा है एज फंक्शन ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। ये है लीनियर मास डेंसिटी, मास पर लीनियर मास डेंसिटी। ये यूनिफॉर्म नहीं है, कितना ये दिया हुआ a प्लस बी एक्स, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी एक्स, वेर a एंड b आर सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, वेर a एंड b आर सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। यानी जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इसकी डेंसिटी बढ़ रही है। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर सेंटीमीटर इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग, ये इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाओगे x इक्वल टू 0 to L तो ये इस तरह से बढ़ रहा है। बताना इसका सेंटर मास कहाँ होगा, बताना इसका सेंटर मास कहाँ होगा। अब यहाँ सिमेट्री नहीं लगी है, अब यहाँ सिमेट्री नहीं लगी है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, यूनिफॉर्म रॉड था तो इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट दोनों साइड मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम था, बट अब तो नहीं है, लेफ्ट और राइट में मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं हम, पहले हम ये तो समझ सकते हैं, ये पक्का पता है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर के राइट में होगा, यानी सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट आएगी वो L/2 से ज्यादा आएगी ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिना कैलकुलेट किए ये सब चीज जो है बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास सेंटर के राइट में आएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर के राइट में आएगा, L/2 के राइट में। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाते हैं, यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाते हैं, ये तो वेरी कर रहा है लीनियर मास डेंसिटी। यहां एक बहुत ही छोटा x और dx के बीच में एक बहुत छोटा टुकड़ा लेते हैं, x और dx के बीच में एक बहुत छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। ये इतना छोटा टुकड़ा है, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, ये इतना छोटा सा टुकड़ा ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। तो ये जो मास dm होगा, ये जो मास dm होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट पे जो लैम्डा की वैल्यू थी, इस पॉइंट पे जो लोकल, इस पॉइंट पे जो लोकल वैल्यू थी लैम्डा की, जहां ये है, इंटू डीएक्स, इंटू डीएक्स, ये होगा ना, सही है। इस पॉइंट पे लैम्डा था a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका मास होगा, इस छोटे से टुकड़े का मास होगा dm इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। इसीलिए जब x को वेरी करोगे, यहां एक टुकड़ा लोगे, इसका मास सेम लेंथ का dx, तो इसका मास सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सेम है बट a प्लस बी एक्स सेम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि तुमको एक पॉइंट मास मिल गया, तुमको एक पॉइंट मास मिल गया dm, जिसकी x कोऑर्डिनेट कितनी है, x। तुमको एक पॉइंट मास मिल गया, तुमको एक पॉइंट मास मिल गया dm, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है। ये कहां रखा है, x इक्वल टू x पे, चूंकि ये पॉइंट मास है, इसका सेंटर मास उस पे ही है, तो ये पॉइंट मास है dm जिसका x कोऑर्डिनेट है x। तो अगर तुम टोटल मास निकालना चाहते हो तो इस dm को जोड़ते जाओ, इस dm को, इस dm को, इस dm को, इस dm को जोड़ते जाओ, इसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल मास चलाएगा। लेकिन तुम जानना चाहते हो सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर मास का फॉर्मूला ये है, देखो।
तो लिखोगे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है x, इसका x कोऑर्डिनेट है x, और इसका dm कितना है a प्लस बी एक्स डी एक्स। देखो इसका x कोऑर्डिनेट है x और dm मास कितना है, लीनियर मास डेंसिटी उस पॉइंट पे इंटू dx, लीनियर मास डेंसिटी इंटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये होता है टोटल मास। टोटल मास कैसे निकालोगे, इसको करोगे इंटीग्रेट, a प्लस बी एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक जाओगे, 0 से L, 0 से L। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल al स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3, सही है। al स्क्वायर बाय 2, ax, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, और ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब बाय 3। यहां बताओ al प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम जानना चाहते हैं कहीं गलत तो नहीं है, हम जानना कहीं गलत तो नहीं है। अगर b 0 होता तो क्या होता, अगर b 0 होता तो क्या होता, इसका मतलब क्या है, अगर b 0 इसका मतलब क्या है बताओ, कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी। उस केस में अगर b 0 है इसका मतलब लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है, उस केस में हम जानते हैं सेंटर मास पे होता है, उस केस में हम जानते हैं L/2 पे होता है ना। अगर b की वैल्यू 0 होगी तो आंसर L/2 होना चाहिए। देखो b की वैल्यू रखो 0, क्या आंसर L/2 है, सही है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन केस में, क्योंकि रॉड केस में तुमको पता ही है कि सेंटर पे होता है बाय सिमेट्री, ठीक। अब जरा देखो, हम जानना चाहते हैं हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, किसका, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला यही रहेगा, हम डीएम मास लेंगे जिसकी एक्स कोऑर्डिनेट x है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, रिंग के केस में याद रखना, जब भी एंगुलर क्वांटिटी होता है, एंगल पे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बेस्ट तरीका होता है थीटा और डी थीटा में लेना। थीटा और डी थीटा में हम एलिमेंट, जब भी कोई चीज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हम एंगल थीटा और डी थीटा के बीच में जो है एलिमेंट कट करते हैं। हमको जानना है, क्या जानना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ रिंग। ये बताओ, ये एक हाफ रिंग है, हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसकी रेडियस है, हम कह रहे हैं इस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है, ये मास पर यूनिट लेंथ है जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको इसका सेंटर मास निकालना है। क्या हम यह सिमेट्री से निकाल सकते हैं? सिमेट्री से एक चीज तो पता चल रहा है कि इस पे लाई करेगा, सिमेट्री से एक चीज तो पता चल रहा है, इस पे लाई करेगा, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको अगर हम ओरिजिन मान लें तो इस पे तो पता है कि सेंटर मास यहां कहीं होगा, अगर ये एक्स एक्सिस मान लें तो बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर एक्स सेंटर मास इज 0, सही है ना। y जो भी हो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का y जो भी हो, बट x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, इसी पे लाई करेगा, y एक्सिस पे ही लाई करेगा। एग्रीड? यस सर। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली भी, और कर देंगे, लेकिन एक बार है तो कर देते हैं, बाकी कभी करेंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है, हमको हमारा पर्पस सेंटर मास निकालना है। हम क्या करते हैं, यहां से एक एंगल लेते हैं थीटा, यहां से एक एंगल लेते हैं थीटा, और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा के कर देते हैं डी थीटा। बहुत छोटा है, क्लैरिटी के लिए बड़ा दिखा रहे हैं, डी थीटा। थीटा और डी थीटा में एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा, थीटा और डी थीटा में एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा।
उसको नाम देते देते डीएम। बताओ डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ इस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन थीटा। इसका कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। और डीएम की वैल्यू कितनी होगी? डीएम हो जाएगा लैम्डा इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दिस आर्क, यही ना, आर डी थीटा। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है? आर डी थीटा होता है ना। लेंथ ऑफ आर्क होता है रेडियस इंटू थीटा, डी थीटा। अब तो तुम्हारा बन गया। अब क्या करो, तुमको x निकालना है, x डाल दो, डीएम डाल दो, डीएम डाल दो, चला जाएगा। देखो तुम्हारा आ जाएगा x सेंटर ऑफ मास, सॉरी पहले y निकाल देते हैं। तुम्हारा आ जाएगा y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y डीएम बाय इंटीग्रल ऑफ डीएम। y डालो कितना है? r साइन थीटा। y डालो कितना है? r साइन थीटा। डीएम कितना है? लैम्डा इंटू आर डी थीटा बाय इंटीग्रल डीएम कितना होगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा होगा ना। देखो लैम्डा और आर कांस्टेंट है, लैम्डा और आर कांस्टेंट है, कट गया। लैम्डा और आर रेडियस दोनों कांस्टेंट है, कट जाएगा। ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर साइन थीटा डी थीटा। आर बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा बाय इंटीग्रल ऑफ डी थीटा होगा। कहां से कहां लेके जाओगे? थीटा को कहां से कहां लेके जाओगे? बताओ। यहां से स्टार्ट करोगे और स्वीप करते हुए पूरे पे चले जाओगे, 0 से पाई जाओगे। बताओ पूरे रिंग को लेना है तो क्या करोगे? 0 से लेके पाई तक जाओगे। बताओ कितना आएगा? आर तो बाहर निकल गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक? 0 से पाई। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा। कहां से कहां? 0 से पाई। तो कितना आ जाएगा बताओ? कॉस 0 माइनस कॉस पाई, कॉस 0 माइनस कॉस पाई कितना हो गया? कॉस 0 माइनस कॉस पाई 2, कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री, 1 माइनस माइनस 1 2, r इंटू 2 एंड पाई माइनस 0 पाई, तो कितना आ गया? 2r बाई पाई। कितना आ गया? 2r बाई पाई। तो इस सेंटर ऑफ मास जो रिंग की होती है वो यहां से ऊपर होती है। कितनी ऊपर होती है? सेंटर ऑफ मास जो रिंग की होती है यहां से कितनी होती है? ऊपर 2r बाई पाई। बेस से कितना होता है ऊपर? 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। ठीक है। सर हाँ सर ये जो डीएम है सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर cos थीटा कैसे हो गया सर? अरे ये r है, ये x कोऑर्डिनेट है ना, ये y कोऑर्डिनेट है ना, ये r है, r cos थीटा r sin। ठीक है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2r बाई पाई। याद रहेगा? 50 जगह यूज कराएंगे इसको। 2r बाई पाई रोटेशन में यूज कराएंगे, एसएचएम में यूज कराएंगे, हर जगह इसका यूज कराएंगे, एंगुलर मोमेंटम में यूज कराएंगे, कोलिजन में यूज कराएंगे, सब जगह यूज कराएंगे। 2r बाई पाई जिंदगी में कभी दोबारा भूलना मत, 2r बाई पाई होता है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसका एक दूसरा तरीका भी है। हम क्या कर रहे हैं समझो, हम क्या कर रहे हैं समझो। सेंटर मास का 2r बाई पाई पे आ रहा है। तुम अगर यहां पर x कोऑर्डिनेट निकालते तो यहां क्या लिखते? cos थीटा लिखते ना। जब x कोऑर्डिनेट लिखते यहां x dm लिखते, x सेंटर ऑफ मास, x dm मतलब कितना होता है? cos थीटा होता ना। हाँ सर, हाँ। यहां cos थीटा होता है, सब कुछ वही होता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा यहां डालते तो sin थीटा यहां आता है। साइन पाई माइनस साइन 0 या साइन 0 माइनस साइन पाई। साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। 0 माइनस 0 0 ही आता है।
यहां तुम अगर साइन की जगह कॉस डाल दोगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। तो वो चीज हम इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते थे, बट हमने लॉजिकली निकाला और वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 2r/π होता है। अब समझो इसको, मैं इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, व्हाट आई एम विलिंग टू डू इज दैट, मैं एक रिंग का टुकड़ा ले रहा हूं, मैं एक रिंग का टुकड़ा ले रहा हूं, मैं एक रिंग का एक टुकड़ा ले रहा हूं जो अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है अल्फा। मैं एक रिंग का टुकड़ा ले रहा हूं जो अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है अल्फा, और मैं उसका सेंटर मास निकालना चाह रहा हूं, मैं उसका सेंटर मास निकालना चाह रहा हूं। हम एक रिंग का टुकड़ा ले रहे हैं, देखो हम एक रिंग का टुकड़ा ले रहे हैं ऐसे करके, और ये टुकड़ा है, ये अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, ये टुकड़ा है वो अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा। ये टुकड़ा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा। तो क्या हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि सेंटर मास इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा? यस सर। ये तो तय है कि ये सेंटर पे लाई करेगा। ये एंगल है अल्फा/2, ये भी अल्फा/2। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस पे कहीं लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। हाँ, जैसे हाफ रिंग मैच वैसे ही आएगा क्या इसमें भी? हम इसमें जो एक्सप्रेशन निकालेंगे उसमें जब अल्फा/2 को प्लेस करेंगे 90 डिग्री π/2, तो वो रिंग बन जाएगा, हाफ रिंग बन जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ सर, हाँ सर। इसके स्पेशल केस में हाफ रिंग, क्वार्टर रिंग, 120 डिग्री का रिंग, कंप्लीट रिंग सब चलाएगा। हमको यहां इसका सेंटर मास निकालना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो देखो, हम ये कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं कि इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इस लाइन को ओरिजिन मान लेते हैं, और हम यहां से एंगल थीटा जाते हैं क्लॉकवाइज, एंगल थीटा जाते हैं क्लॉकवाइज, इस लाइन को रेफरेंस लाइन माने एंगल थीटा, और फिर थोड़ा सा इसमें बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा, कितना, डी थीटा। थीटा से बढ़ के कितना ले लेते हैं, डी थीटा। ये हमारा वाई एक्सिस है। थीटा और डी थीटा के बीच में हम यहां पे एक एलिमेंट कट कर रहे हैं। इस एलिमेंट का मास होगा dm इक्वल टू, इस एलिमेंट का मास होगा dm इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ आर डी थीटा। ये इसका मास हो जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ओरिजिन अगर ये है, y एक्सिस ये है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस पॉइंट मास का, ये हो जाएगा r cos थीटा। अगर थीटा यहां से लिए वर्टिकल के साथ, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, r cos थीटा होगा ना, x कोऑर्डिनेट होगा r sin थीटा। करेक्ट ना? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल वाई डी एम बाई इंटीग्रल डी। ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रल ऑफ वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा, डीएम कितना है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, डीएम कितना है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, है ना। लैम्डा इंटू आर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के कट जाएगा, इसमें बाहर आएगा, इसमें बाहर आएगा, वो इंटीग्रेट नहीं होगा, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये आ जाएगा आर इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा बाय इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, यहां से तुमने थीटा लिया, तुमने कहा ये जो है एंगल ये है थीटा, और ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा प्लस डी थीटा। तुमने चेंज इन एंगल क्या लिया है, प्लस डी थीटा। तुमने यहां से एंगल लिया थीटा और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो हो गया थीटा प्लस डी थीटा। तो तुमको तो यहां से यहां तक जाना है ना, तुमको तो इंटीग्रेट यहां से स्टार्ट करना है, एक एक करके एलिमेंट लेते लेते उस एंड तक जाना है।
तो जब तुम यहां स्टार्ट करोगे तो लिखोगे माइनस अल्फा बाई टू, माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, इसको लिखोगे माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, क्योंकि तुम इसको रेफरेंस लाइन माने हो, ओरिजिन माने हो एंगल का, और इसको माने हो पॉजिटिव डायरेक्शन। तो तुम निगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट किए थे, तुम निगेटिव डायरेक्शन से स्टार्ट किए थे माइनस अल्फा बाई टू से, और घूम के प्लस अल्फा बाई टू तक गए हो। या तुम ये भी कर सकते थे कि तुम यहां से लेते, एंगल यहां से लेते, और तब तुम उसको जो है सीधे जीरो से लेके अल्फा तक ले जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। या माइनस अल्फा बाई टू यहां स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे माइनस, या फिर यहां से यहां को इंटीग्रेट करके डबल कर दो, तो जो यहां हो रहा है वही यहां हो रहा है। वो बहुत सारे प्रोसेसेस है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां से एंगल इसको माना था थीटा, ये एंगल था थीटा, ये था थीटा प्लस डी थीटा, यानी हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव जो है डायरेक्शन ऑफ थीटा माना है। यानी इसके पीछे का एंगल क्या होगा, नेगेटिव। यहां से क्लॉकवाइज जाएंगे पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल, माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू। अब बताओ कॉस थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया, साइन थीटा, इसका हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर साइन थीटा, कहां से कहां, माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, डिवाइडेड बाय थीटा माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, दैट इज इक्वल टू आर इंटू साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस ऑफ अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा टू साइन अल्फा बाई टू, आएगा ना, डिवाइडेड बाय अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू माइनस माइनस अल्फा बाई टू, टू टाइम्स ऑफ अल्फा बाई टू। देखो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया बताओ, आर साइन अल्फा बाई टू बाई अल्फा बाई टू। यानी यहां से इसकी जो दूरी होगी सेंटर ऑफ मास की, जिसको बोलते हैं वाई सेंटर ऑफ मास, दैट इज गोइंग टू बी तो यहां से इसकी दूरी है सेंटर ऑफ मास की, यहां से इसकी दूरी है सेंटर ऑफ मास की, दैट इज आर साइन अल्फा बाई टू बाई अल्फा बाई टू, आर साइन अल्फा बाई टू अल्फा बाई टू। अब यहां अगर तुम अल्फा बाई टू कुछ भी डाल दो, अगर ये हाफ सर्किल होता तो क्या होता, इसका स्पेशल केस देखो, अरे फुल सर्किल होता तो क्या होता, अरे फुल सर्किल होता तो क्या होता, इसका स्पेशल केस देखो, अगर फुल सर्किल होता तो क्या होता, अल्फा बाई टू कितना होता बताओ, फुल सर्किल मतलब क्या है, अल्फा बाई टू कितना हो जाता, पाई, अल्फा बाई टू होता पाई, साइन पाई जीरो, सेंटर पे ही होता है सेंटर ऑफ मास, होता ही है, फुल रिंग का सेंटर ऑफ मास यही होता है। अगर ये हाफ होता, हाफ रिंग होता, अगर ये हाफ रिंग होता, तो यहां पे अगर ये हाफ रिंग होता, समझो स्पेशल केस इसका, तो क्या होता, तो होता वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, तो उस केस में तुम्हारा अल्फा बाई टू होता पाई बाई टू, यहां डालो पाई बाई टू, यहां डालो पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू बाई पाई बाई टू, अल्फा बाई टू इज पाई बाई टू, हो जाएगा टू आर बाई पाई, होगा ना। अगर ये 90 डिग्री का सेक्टर होता, अगर ये 90 डिग्री का सेक्टर होता, तो यहां क्या डालते, साइन पाई बाई फोर बाई पाई बाई फोर, होता ना, यस सर, कुछ भी होगा तुम निकाल सकते हो। तो समझो पहले हम, ये हमको लगता है कि टाइम बीत जाता है, हम कर नहीं पाते, पहले हम एक बार क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को टेबुलेट कर रहे हैं, पहले में एक बार सारे हमारे जो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं उसको हम टेबुलेट कर रहे हैं, फिर हम उसमें से कुछ को डिराइव करेंगे, कुछ तुम्हारे लिए छोड़ देंगे, तुम कोई भी उसमें से 3 4 5 चूज कर लेना, उसको हम डिराइव कर देंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, सर अगर इसमें वेरिएबल मास डेंसिटी आ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी है, उसको हम डिराइव करके दिखाएंगे, उसको हम डिराइव करके दिखाएंगे। पहले हम जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस बता देते हैं, फिर हम वेरिएबल वाले भी, उसमें लैम्डा अगर फंक्शन ऑफ थीटा होगा तो सेंटर मास कैसे निकालें वो भी देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो इंटीग्रेट ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी। हाँ इंटीग्रेट ही जो है करेंगे, वहां क्या क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं, देखते हैं। पहले तुमको हम ये बता रहे हैं सम फॉर्मूलेज,
जो हमको याद रखने हैं। डिराइव तुम करेंगे ही, बट याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एज इट इज अप्लाई करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज दैट हम सेंटर ऑफ मास ऑफ सम known or familiar uniform mass distributions पहला यही जो था सेक्टर जो है, ये पार्ट ऑफ ए रिंग, यहां पे है पार्ट ऑफ ए रिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ ए रिंग, आर्क ऑफ ए रिंग, एक रिंग का टुकड़ा जो अपने सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है अल्फा बाय टू, और यहां इसका सेंटर ऑफ मास है। ये जो हाइट है सेंटर ऑफ मास की, ये है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाय 2, सॉरी r टाइम्स ऑफ अल्फा बाय 2 बाय अल्फा बाय 2, ठीक। ये यहां से एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होता है। स्पेशल केस हाफ रिंग यानी अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, एंगल बाइसेक्टर मेक्स पाई बाय 2। उस केस में ये जो होगा सेंटर ऑफ मास का हाइट, ये जगह वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2r बाय पाई, ठीक है। दूसरा सेक्टर ऑफ ए डिस्क, देखो सेक्टर ऑफ ए डिस्क, एक डिस्क का तुम एक सेक्टर कट कर रहे हो इस तरह से, यानी इसमें पूरा मास यहां पे प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बड़े कॉइन का सेक्टर है। इसमें भी वही होगा, एंगल बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। और इस केस में जो ये इसकी हाइट होती है सेंटर ऑफ मास की, यहां से y सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू अगर ये एंगल कितना है अल्फा बाय 2 है, ये एंगल बाइसेक्टर पे तो लाई करेगा ही, एंड दैट इज इक्वल टू 2r। सिर्फ यहां पर जो तुम्हारा r था उसकी जगह क्या हो जाएगा 2r बाय 3, ये होता है 2r बाय 3 साइन अल्फा बाय 2 बाय अल्फा बाय 2। स्पेशल केस हाफ डिस्क, अगर हाफ डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, देखो इसका सेंटर मास यहां कहीं लाई करेगा, और ये जो होगा y सेंटर ऑफ मास, हाफ डिस्क का मतलब है अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, हाफ डिस्क का मतलब अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है ना। तो उस केस में हो जाता है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2r बाय 3 साइन अल्फा बाय 2, साइन 90 डिग्री 1 साइन 90, ये हो गया पाई बाय 2, हो जाएगा 4r बाय 3 पाई। कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 4r बाय 3 पाई। बेस से कितना ऊपर 4r बाय 3 पाई, इसको हम डिराइव कर देंगे, जो कहो उसको डिराइव, लेकिन याद रखना ज्यादा जरूरी है। एक नया क्वेश्चन पूछे सेंटर ऑफ मास निकालने का, वो अलग चीज है, बट एग्जिस्टिंग सेंटर ऑफ मास का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो उसको याद रखना है और डेरिवेशन भी करना है, दोनों करना है। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, ये हो गया 4r बाय 3 पाई। तो ये बता सेंटर मास रिंग का ज्यादा ऊपर है या डिस्क का? आर
आर कॉमन, हाफ रिंग हाफ डिस्क, आर कॉमन, सर आर रिंग का रिंग का ज्यादा ऊपर है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 4/3 है, 2 इज मोर देन 4/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर हाँ सर अगर ऐसी मतलब थोड़ी सी चौड़ी रिंग हो तो चौड़ी रिंग मतलब मतलब रिंग की कुछ विड्थ भी हो तो सिलेंडर, नहीं सर मतलब जैसे डिस्क और रिंग के बीच का कुछ डिस्क और रिंग के बीच का, समझा नहीं, इस तरह से, हाँ सर मतलब जैसे ये पेपर है ना इसकी कुछ विड्थ भी हो ये हाँ सर आ रहे हैं उसमें, आ रहे हैं, सब बताऊंगा, याद रखना। ये तो ये 2r/π और 4r, मैं कैसे याद करता हूं, ये 2r/π तो याद रहता है, ऊपर जो नंबर है उसमें भी 2 जोड़ दो, नीचे नंबर उसमें 2 जोड़ दो, 2 को 4 बना दो और 1 को 3 बना दो, ये है 2r/π, ऊपर होता है 4r/3π, 2 को 4 बना दिया, यहाँ 1 था उसको 3 बना दिया, ऊपर भी 2 जोड़ दिया, नीचे भी 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब समझो तीसरा, हाफ हॉलोस्फेयर, हाफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेरिकल सेल, हेमीस्फेरिकल सेल का सेंटर मास कहाँ होगा, हेमीस्फेरिकल सेल, हम निकाल रहे हैं सेंटर मास ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल। हेमीस्फेरिकल सेल तीसरा, तो सर हेमीस्फेरिकल नहीं होगा तो एक सेल का एक पार्ट होगा, तो वहां भी निकाल सकते हैं, उसका भी देख लेंगे, हम बताएंगे। हेमीस्फेरिकल सेल जो तुमको याद रखना है, ये एक हेमीस्फेरिकल सेल है। हेमीस्फेरिकल सेल का मतलब है कि मास सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां में ऐसे प्लस साइन, ये चार्ज नहीं है, ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, ये सिर्फ इसके सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक हॉलो फुटबॉल का हाफ काट दो, या एक हेमीस्फेरिकल बॉल ले लो, एक हेमीस्फेरिकल कटोरा ले लो, तो उसमें जो है इसका सेंटर मास कहाँ होगा, तो अगेन इसके सेंटर मास पे लाई करेगा, इस एक्सिस पे लाई करेगा जी, हाँ सर करेगा ना करेगा। इसका सेंटर का हाइट आता है r/2, कहां पे आता है इसका सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है r/2, ठीक है। चौथा, हाफ हेमीस्फेरिकल सॉलिड, हेमीस्फेरिकल सॉलिड, ये हेमीस्फेरिकल सॉलिड, ये कंप्लीट स्फीयर का हाफ है, इसके भी बेस के ऊपर इसी लाइन पे लाई करेगा, और यहां से इसकी हाइट होती है 3r/8, कितनी होती है 3r/8, याद रहेगा 3r/8, ऊपर से 5r/8, बेस से 3r/8, बेस से कितना होता है 3r/8, ठीक। पांचवा यही देते हैं, पांचवा हॉलो कोन, ये हॉलो कोन, हॉलो मतलब सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। इसमें इसका यहां बेस से, अगर इसकी हाइट h है और इसकी वर्टिकल हाइट h है, इसके बेस से कितना ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है यहां से h/3, कितनी होती है h/3। सिक्स्थ, सॉलिड
सॉलिड कोन, और कोन पूरा भरा हुआ है, सॉलिड कोन है इस तरह से। सॉलिड कोन कंप्लीटली फिल्ड है और इसकी हाइट h है, तो यहां बेस से इसकी हाइट होती है h/4, बेस से इसकी हाइट होती है सेंटर ऑफ मास की h/4। सातवां, अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, अगर कोई ट्रायंगुलर प्लेट है इस तरह से, किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का, जरूर नहीं कि इक्विलेटरल हो या आइसोसेलेस हो, स्केलियन ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मीडियन के, इसका मीडियन लाइन होता है, मीडियन लाइन उसके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी पे लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जरा समझो, हमको इसका सेंटर मास निकालना है, हम क्या करते हैं, इस बेस के पैरेलल इसमें एलिमेंट लेते हैं, एक यहां लेते हैं, ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं इसके बेस के पैरेलल, और फिर बहुत ही कम दूरी पे एक और लाइन खींचते हैं। सही है, इसके बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। क्या ये स्ट्रिप जो है, क्या ये रॉड की तरह बिहेव करेगा? अगर ये रॉड की तरह बिहेव करेगा तो क्या इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा? तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, यहां पर। सिमिलरली अगर हम एक रॉड यहां लेते हैं, ठीक है, उस तरह से यहां एक लो, ऊपर में रॉड, इसका भी सेंटर मास इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो जब तुम इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे इस तरह से, हर एक स्ट्रिप का इस बेस के पहले हर एक मिड पॉइंट को, तो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर मास इस पे है, इसका सेंटर मास, अगर तुम इसको एक्स एक्सिस मान लो और तुम इसको एक एक्सिस मान लो, तो हर स्ट्रिप अपने पॉइंट मास, अपने सेंटर मास में रिप्लेस होगा। तो चूंकि सारे मासेस इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो सेंटर मास इस पे लाई करेगा ना, सेंटर मास इसके भीतर लाई करेगा, इस लाइन पे यहां से लेकर यहां तक बीच कहीं लाई करेगा। मतलब ये क्या है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं ना। द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड के सेंटर से ज्वाइन लाइन क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो इस मीडियन पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर हम इसके पैरेलल अगर स्ट्रिप बनाना शुरू करें, इसके पैरेलल, इस बेस के पैरेलल, तो उसी तरह से यहां भी होगा, इस पे भी लाई करेगा, इस मीडियन पे भी। तो एक मीडियन, दो मीडियन, वही तो निकल गया। ये इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियन को सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये होता है सेंट्रॉइड। तो याद रखना, एंगल बाइसेक्टर नहीं लेना है, एंगल बाइसेक्टर के सेंटर पे का कंकरेंसी नहीं, अल्टीट्यूड का कंकरेंसी नहीं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, बहुत सारा सेंटर होता है, हमको लेना है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट होती है, और इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसकी x2 y2, इसकी x3 y3। तो सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3। सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। जानते हो, ये होगा इसका सेंट्रॉइड। और इसकी एक और ये होती है, खासियत होती है, ये सेंट्रॉइड होता है किसी बेस से उसकी हाइट h/3 होती है ना। इस बेस से इसकी जो हाइट होगी वो h/3 होगी, जहां h क्या है, एल्टीट्यूड है यहां से यहां तक का। और इस वर्टेक्स से इसके ऊपर एक वर्टिकल गिराओगे, एक एल्टीट्यूड गिराओगे, परपेंडिकुलर गिराओगे, उसकी हाइट अगर h है, तो सेंट्रॉइड की हाइट इस बेस लाइन से h/3 होती है।
ठीक है, चलो पहले तुमने इतना समझ, मैं मान के चलता तुमने समझ लिया, देख लिया। अब मैं तुमको इसके पहले मैं इसको डिराइव करूं, कुछ चीज़ों को मैं डिराइव करूं तुम्हारे डिमांड के अकॉर्डिंग। पहले मैं इसका तुमको थोड़ा सा चीज़ बताता हूं, और फिर एक वो जब वो चेंज होता है वो बताते हैं। देखो सबसे पहले तुमको इतना याद रखना है। अब इस बात को समझो, तुमको हम बता चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम एक जैसा लेके चलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हम अपने डे टू डे लाइफ में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोइंसाइड मानते हैं। क्यों मानते हैं कोइंसाइड? क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह सेम है, जी की वैल्यू वेरी नहीं करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास हर जगह सेम होती है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल जो है फील्ड है, इसलिए हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है। हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है। अब हमको क्या करना है जरा समझो, हमको क्या करना है जरा समझो। पहली बात ये समझो कि जब भी तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, तुम बताए हुए पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में तुम क्या करते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम लिखते थे वर्क यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। सब कुछ वैसा कुछ बताया था तुमको। तो बस तुम ये समझो कि वर्क डन बाय, तुम ग्रेविटेशनल फोर्स लोगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लोगे। क्या लोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लोगे। तो याद रखना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मिलोगे एम जी एच सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर मास ऊपर गया है, अगर सेंटर मास ऊपर गया है इसका मतलब है वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है, और नीचे गया है तो नेगेटिव है, ये अलग चीज है। ठीक, अब ये बताओ, जैसे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एक कोन है, एक सॉलिड कोन है, इसकी हाइट h है, एक हॉलो स्फेरिकल सेल है, एक पेपर वेट है इस तरह से, कैसे ऐसे करके, एक सॉलिड स्फेयर था, ग्राउंड पे रखा हुआ था इस तरह से, ये ग्राउंड पे रखा हुआ था। ये एक हाफ सॉलिड स्फेयर है, हाफ सॉलिड स्फेयर है। एक पर्सन केम, वो आया, इसको उठा के उलट दिया और चला गया। ए पर्सन केम, इन्वर्टेड इट एंड वेंट। एक पर्सन आया, इसको पलट दिया और चला गया। इसकी रेडियस है आर, मास एम। उसने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, इस प्रोसेस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, क्या लिखोगे, कैसे करोगे? तुम जानते हो यहां से सेंटर मास की हाइट कितनी थी, 3r/8। यहां सेंटर मास की हाइट कितनी थी, 3r/8, ठीक ना? अब हाइट कितनी है सेंटर मास की, 5r/8। तो सेंटर मास ऊपर गया कि नीचे? ऊपर चला गया। माइनस के साथ ना, माइनस एम जी, और हाइट चूंकि ऊपर गया इसलिए होगा माइनस साइन। वैसे हाइट का चेंज कितना है, 5r/8 माइनस 3r/8 दैट इज इक्वल टू माइनस एम जी r/4। सही है ना? और ये बात और है कि हो सकता है तुमको कि कुछ क्वेश्चन में मास ना दिया हो, इसकी डेंसिटी दी हो, तो तुम मास अगर ना दिया हो, डेंसिटी दी हो, रेडियस तो दिया ही हुआ है, तो तुम मास निकाल सकते हो 4/2 ऑफ 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी, होगा ना? तुम ये कर सकते हो। सिमिलरली तुमसे अगर ये पूछा जाए कि ये गड्ढा है, ये टैंक है जो कि स्फेरिकल शेप में था, ये हेमी स्फेरिकल टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक, हेमी स्फेरिकल अंडरग्राउंड टैंक।
और तुमने इसमें पानी भरा हुआ था, वाटर फिल्ड किया हुआ था, वाटर जिसकी डेंसिटी है रो, रेडियस है आर। तुमने सारे पानी को उठा के जमीन पे फेंक दिया, तुमने सारे पानी को उठा के जमीन पे फेंक दिया। यू थ्रो ऑल द वाटर, यू टुक ए मग एंड टुक ऑल द वाटर एंड थ्रोन इट ऑन द ग्राउंड। इससे निकालते गए जमीन पे फेंकते गए, इससे निकालते गए जमीन पे फेंकते गए, सारे पानी को जमीन पे फैला दिया, गड्ढे को खाली कर दिया। तुमने कितना वर्क किया? तो तुम जानते हो पहले इसका सेंटर मास यहाँ से कितने हाइट नीचे था, 3r/8, और अब सारा पानी यहाँ है तो हाइट कितनी है, 0 है ना। पहले इस पूरे पानी का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, 3r/8 नीचे था, और अब कहाँ है, ग्राउंड लेवल पे है। इसका मतलब उठ गया ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -mgh। h कितना है बताओ, होगा ना। पहले हाइट कितनी थी, पहले इसकी हाइट नीचे थी, तो पहले इसकी हाइट थी -3r/8 सेंटर ऑफ मास की, और अब सेंटर ऑफ मास इसी लेवल पे है, अब सेंटर ऑफ मास इसी लेवल पे है। तो तुमने इसको उठा दिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना होगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो नेगेटिव होती है। तुमने पॉजिटिव वर्क किया, उठाए हो तुमने पॉजिटिव वर्क किया, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क किया, तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से इसको निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बिफोर आई कम टू इंटीग्रेशन, हम अभी इंटीग्रेट करके भी निकालेंगे। दूसरी बात, अब तुमसे अगर हम कंबाइंड सिस्टम्स के सेंटर ऑफ मास पूछें, अब तुमसे अगर हम कंबाइंड सिस्टम के सेंटर्स ऑफ मास पूछें, तो अब तुमको हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी दो को हम मिला देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से किसी दो को मिला देंगे और तब पूछेंगे सेंटर ऑफ मास क्या है। तो कैसे करते हैं जरा देखो। पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स में लोगे mgh सेंटर ऑफ मास, इसको एकदम याद रख लो। तुम ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में उसको पॉइंट मास मान सकते हो, उसके सेंटर मास में रखा हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हमने जो देखा ना सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, हमने जो देखा ना सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, अब हम उसका केस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं देखो, अब उसका केस ले रहे हैं। हमने देखा था सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम मिट्टी लेते हैं, सॉइल, हम मिट्टी लेते हैं और मिट्टी से दो चीजें बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हम सेम मटेरियल से दो चीजें बना रहे हैं। एक ये बना रहे हैं, एक सॉलिड हेमीस्फीयर, एक सॉलिड हेमीस्फीयर बना रहे हैं, और दूसरा इसके ऊपर, इसी बेस के ऊपर हम एक कोन बना दे रहे हैं। मेड ऑफ सेम मटेरियल, हेमीस्फीयर और उसके ऊपर सॉलिड कोन, मेड ऑफ सेम मटेरियल। इसकी रेडियस है आर, इसकी हाइट h, इसकी रेडियस है आर, इसकी हाइट h। What should be the relationship between height and radius? What should be the relationship between height and radius so that the center of mass of this system lies at point O? ये जो इसका इस सर्कुलर बेस का जो सेंटर है वो यही इसका पूरा सिस्टम भी का सेंटर ऑफ मास पे लाई कर दिया। क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन रेडियस r and height h so that center of mass of this combined system lies at point O. Point O is the center of this circular face of the, तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे लाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो हम ये करते हैं, इसकी मास मान लेते हैं m1 है, इसकी मास m2 है।
इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट यहां से, इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट यहां से y1 है और इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट यहां से y2 है। अगर इसको ओरिजिन मान लेते हैं और सेंटर ऑफ मास यहां से ओरिजिन मान लेते हैं इसको, इसके y1 ऊपर सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 है, इसके y2 नीचे सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? हमारा इक्वेशन क्या हो? हमारा इक्वेशन यही ना है। हमारा हो जाएगा y सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बताओ? m1y1 प्लस m2 इंटू माइनस y2, ये होगा ना, बाय m1 प्लस m2। सही है। इसको अगर y एक्सिस मान रहे हैं, इसको अगर नेगेटिव y एक्सिस मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां पे ये पूरा कोन का मास मान लो m1 है और उसके सेंटर ऑफ मास का हाइट इस बेस से कितना है? y1 है। तो इस पूरे कोन को पॉइंट मास मान के यहां डाल देंगे m1। क्या चीज? मुझे याद नहीं। हाँ, √3r, करेक्ट। h इक्वल टू √3r। इसको जीरो करना है ना, इसको जीरो करना है ना। एक ऊपर है एक नीचे है, m1y1 प्लस m2 माइनस y2, इसको जीरो करना है। यानी m1y1 इक्वल टू कितना होगा? m2y2। m1 का मतलब क्या है बताओ? पाई r स्क्वायर h इंटू रो। सही है? गलत है ना? नहीं, 1/3 ना। कोन का वॉल्यूम कितना होता है? ये सही है, ठीक है। y1 तुमको पता है सॉलिड कोन का होता था h/4। ये होता हॉलो कोन और सॉलिड कोन में, हॉलो कोन और सॉलिड कोन में किसका सेंटर मास ज्यादा ऊपर होगा? हॉलो में होगा ऊपर, क्योंकि हॉलो में क्या मास दूर है, हॉलो में होगा ऊपर। सॉलिड में तो मास नीचे है, इसीलिए h/3 होता है हॉलो में, h/4 कम होता है किसमें? सॉलिड में। याद रखना h/4 होता है। इज इक्वल टू m2 का मतलब है 2/3 पाई आर क्यूब, हाफ ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। मटेरियल तो सेम है, मटेरियल सेम है। और y2 का मतलब है, y2 का मैग्नीट्यूड कितना था बताओ? ये कितना था? 3r/8। ये था ना 3r/8। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, रो से रो कट गया, r स्क्वायर कट जाएगा, यहां से हो जाएगा r स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है ना? r स्क्वायर h स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू, ये 3 और 3 कट जाएगा, r⁴ 4/4 होगा ना। यहां देखो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर भी कट जाएगा। सो h स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर, h इज इक्वल टू √3r, h इज इक्वल टू √3r। और अगर h इज इक्वल टू √3r है तो ये एंगल कितना होगा? ये अगर ये r है, अगर ये r है और ये √3r है, हाइट अगर √3r है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू रेडियस बाय हाइट, tan थीटा इज इक्वल टू रेडियस बाय हाइट, r बाय √3r, 1/√3, ये होगा 30 डिग्री। होगा ना? इसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा 30 डिग्री। खैर हम वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एक चीज और समझो बिफोर आई कम टू दैट थिंग। अभी तक हमने क्या किया था? एक मास लाए, दो मास लाए, एक स्फीयर लाए, एक ये लाए, दोनों को मिला दिए। या क्या किए? एक कार्डबोर्ड लिए, उसके ऊपर एक कॉइन डाले, दो मास को मिला रहे थे। अब हम मास को कट करेंगे। अब क्या करेंगे? मास को निकालेंगे काट के। तो क्या होगा? देखो, अभी तक हम क्या कर रहे हैं? इस मास को मिला रहे हैं। अब हम मास को कट करेंगे तो क्या होगा समझो। जब हम मास को कट करेंगे, तब कैसे निकालेंगे?
अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास को डाल रहे थे, अब मास को निकालेंगे, समझो इसको। तो इसमें बड़ा सिंपल सा चीज है, कैविटी क्रिएशन। ये तुम्हारे पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये एक कॉइन है, ये एक डिस्क है। तुम क्या कर रहे हो, इस डिस्क में से, तुम इस डिस्क में से एक और डिस्क काट करके निकाल ले रहे हो। दो चीज कर सकते हो, एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क डाल दो। पहले ये बताओ, ये जो डिस्क था बड़ा वाला, ये बड़ा वाला डिस्क है, ये पूरा, इसका सेंटर मास कहां है? इस डिस्क का सेंटर मास कहां है? सेंटर पे है ना? इस डिस्क का सेंटर मास सेंटर पे। अगर हम यहां पर इस अकेले के डिस्क का सेंटर मास सेंटर पे है, अगर हम यहां पर एक डिस्क ऐसे डाल दें तो अब ये दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के राइट होगा कि लेफ्ट में होगा? राइट में होगा, क्योंकि पहले जो मास था, अब इसके राइट साइड मास बढ़ा है, तो अब ये सेंटर मास कहीं यहां पे चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा राइट, क्योंकि तुमने राइट में मास ऐड किया था। लेकिन अगर इसको कट करके निकाल लें, एक बड़े डिस्क में से एक छोटे डिस्क को कट करके निकाल लें, अब सेंटर मास कहां होगा? राइट या लेफ्ट? लेफ्ट होगा। वेरी गुड, लेफ्ट होगा। जिधर मास हटाओगे सेंटर मास वहां दूर भागेगा, जिधर मास बढ़ाओगे सेंटर मास को खींचता है, तो यहां पर सेंटर मास लेफ्ट आएगा। हमको निकालना है कितना आएगा? हम कह रहे हैं इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है r/2। हमने एक डिस्क में एक डिस्क कट कर लिया। ए डिस्क इज कट फ्रॉम द डिस्क, ए डिस्क इज कट फ्रॉम द डिस्क। यहां हम क्या कह रहे हैं? ए डिस्क रेडियस r/2 is cut from a bigger disk of radius r। अब बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, हम कहते हैं कि मान लो पहले इसको भर देते हैं, मान लो पहले इसको भर देते हैं, ठीक है, भर दिए। ये पूरा सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है। कौन कौन से चीज से? एक है, इसको बोलते हैं कैविटी मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं? कैविटी मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं? कैविटी मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रेड के अलावा ये जो ब्लू दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रिमेनिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? रिमेनिंग मटेरियल। और दोनों को मिला दो, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट मटेरियल बोलते हैं ना। हम इसको बोल रहे हैं ओरिजिन ओ है, इसको मान रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल रहे हैं ओरिजिन ओ है, इसको बोल रहे हैं एक्स एक्सिस है, इसको बोल रहे हैं माइनस एक्स एक्सिस है। ये बताओ एक्स कंप्लीट कहां था? एक्स कंप्लीट जो था, जो कंप्लीट मटेरियल था, उसको मान सकते हैं ना दो चीजों से बना हुआ है। हम क्या बोले हैं? एक सिस्टम जो दो सिस्टम से बना हो। ये कंप्लीट मटेरियल किन दो चीजों से बना हुआ था? एक ये जो कंप्लीट मटेरियल था, जब कैविटी क्रिएट नहीं हुआ था, तो एक तो ये कैविटी मटेरियल था, दूसरा रिमेनिंग मटेरियल, दोनों मिलकर बना था ना। एग्रीड? क्या चीज? हाँ हो जाएगा, वो ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ ओरिजिन मान लिया। इन जनरल एक्स कंप्लीट को हम लिख सकते हैं बिकॉज दिस मटेरियल, देखो कैविटी मटेरियल प्लस रिमेनिंग मटेरियल इज इक्वल टू कंप्लीट मटेरियल। सही है ना? हाँ हाँ, वो तो लेंगे हम, वो तो बाद में लेंगे अभी। पहले ये देखो, हम इसको लिख सकते हैं एक्स कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स दिस प्लस दिस, एक्स कैविटी, एक्स रिमेनिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। समझ रहे हो?
into mass of remaining material. x1 m1 x1 plus m2 mass of cavity material into x of cavity material, सही है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिमेनिंग मटेरियल प्लस मास ऑफ कैविटी मटेरियल, सही है। ये लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम ये लिख सकते हैं कि देखो एक कोई सिस्टम है, एक कोई सिस्टम ये ब्लैक कलर का है, ये कंप्लीट है, बट ये बना हुआ है किससे किससे? ये बना हुआ है एक तो इस मटेरियल से बना हुआ है, देखो एक तो इस मटेरियल से बना हुआ है और दूसरा ये जो है इस मटेरियल से बना हुआ है। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, सही है। यस सर। सो एक्स कम इसको बोलते हैं कंप्लीट। एक्स ऑफ द कंप्लीट इज इक्वल टू एक्स ऑफ द कंप्लीट इज इक्वल टू, क्योंकि कंप्लीट जो है इन दोनों का सम है। कंप्लीट इज द सम ऑफ रिमेनिंग प्लस कैविटी। तो दो सिस्टम का हमको सेंट्रल मास पता हो तो हम उसे थर्ड का निकाल सकते हैं ना। हमको ए और बी का अगर सेंट्रल मास पता है तो हम ए प्लस बी का सेंट्रल मास निकाल सकते हैं ना। उसी तरह से हमको अगर तो ए और बी का, ये मान लो सिस्टम ए है रेड वाला और ये सिस्टम बी है रेड के अलावा जो बचा हुआ है, और ये सिस्टम ए प्लस बी है। तो एक्स ऑफ द कंप्लीट मटेरियल इज इक्वल टू m1 into x1 plus m2 into x2 by m1 plus m2, where m1 and m2 is the subsystem whose combination becomes x complete. X of remaining material into m of remaining material, x of cavity material into x of cavity material, mass of cavity material by total mass. तो यहां से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, तुमको तो निकालना ये है ना कटने के बाद कहां पे है। तुम अगर यहां निकालोगे तो यहां से तुमको क्या आएगा, देखो तुमको जब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आएगा x रिमेनिंग, कैविटी कटने के बाद m रिमेनिंग, क्या बोलोगे तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, m रिमेनिंग लिखोगे, m रिमेनिंग x रिमेनिंग प्लस m कैविटी x cavity is equal to m remaining plus m cavity times of x complete। यही ना, यहां से ये आएगा, देखो यहां से आएगा x remaining is equal to, समझो x remaining is equal to, ये निकालना है, लिखोगे x कंप्लीट, ये टोटल मास कितना है बताओ, इस दोनों को मिला दो, ये क्या बनेगा m कंप्लीट बनेगा, रिमेनिंग प्लस दिस को मिला दो तो क्या हो गया m कंप्लीट हो गया ना। यस सर। m कंप्लीट x कंप्लीट प्लस इसको उस साइड लेके जाओ, माइनस m कैविटी x कैविटी बाय m रिमेनिंग का मतलब क्या है बताओ, m रिमेनिंग का मतलब क्या है, m कंप्लीट माइनस m कैविटी है। तो समझो इसको मैं दो तरह से बता रहा हूं। पहला, जब भी तुमको कहा जाए कहीं कैविटी क्रिएट किया गया है तो तुम मानो वहां कैविटी क्रिएट नहीं किया गया है, तुम मानो वहां कैविटी क्रिएट नहीं किया गया है, पूरा डिस्क है अभी भी, यहां एक नेगेटिव मास को रख दिया गया है, यहां क्या किया गया है, एक नेगेटिव मास को रख दिया गया है, समझो। तो जहां पे नेगेटिव मास को डाल दोगे वहां पहले से जो मास है और नेगेटिव मास कट के क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा ना। तो हाँ इसमें ऐसा assume कर सकते हैं कि जहाँ पे कैविटी है हाँ उसके
उसके अपोजिट साइड पे उतना ही मास रखा है, ठीक है। और कैविटी को भर दिया तो भी वही आंसर आएगा। तो भी वही राइट साइड में कैविटी क्रिएट किए हो या लेफ्ट साइड में मास रखे हो, हाँ ठीक है वही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही आएगा, करेक्ट वही आएगा। तुमने इधर कैविटी रखा, हाँ वही आएगा, सही है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, कैविटी का मतलब समझो। तुम्हारा यह कंप्लीट मास था, तुम्हारा यह कंप्लीट मास था, तुमको इसका सेंटर मास पता है, तुमको इसका सेंटर मास पता है। अब तुमने यहाँ एक कैविटी बनाया, अब तुमने यहाँ एक कैविटी बनाया, तो ये मानो कि कैविटी जो है वो नेगेटिव मास है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कट के जीरो हो गए। जीरो तो है, वो तो पता है, कैविटी मतलब जीरो होता है, वहां कोई मास नहीं है, बट प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा कट के जीरो होगा। तो अब क्या होगा कि तुम इस मास को तो रख लोगे और यहाँ एक नेगेटिव मास मान लो। अब तुम क्या करोगे, इस कंप्लीट मास को यहां डाल दो, इस कंप्लीट मास को यहां डाल दो, क्या डाल दो, एम कंप्लीट, एम कंप्लीट को उसके सेंटर मास पे डाल दो, एक्स कंप्लीट पे डाल दिए, और इसके सेंटर पे जो कैविटी का जो मास है, जो है नेगेटिव मास, यहां डालो माइनस एम कैविटी, माइनस एम कैविटी, जो भी इसका मास निकल रहा है नेगेटिव के साथ, और इसकी कोऑर्डिनेट को मानो एक्स कैविटी, उसके जैसे करते थे, कैसे हो जाएगा एक्स। नाउ एक्स सेंटर मास जो आएगा रिमेनिंग मास का, वो क्या होगा, एम कंप्लीट एक्स कंप्लीट, एम कंप्लीट एक्स कंप्लीट प्लस माइनस एम कैविटी एक्स कैविटी बाय एम कंप्लीट माइनस एम कैविटी प्लस माइनस एम कैविटी। तो जब पहले करते तो वही करो, खाली ये याद रखना कि कंप्लीट मास के ऊपर नेगेटिव मास डाल रहे हो, यानी कि ये जो टर्म है m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, m2 जो है कैविटी की ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव में ले लेना। जैसे जैसे इलस्ट्रेशन बता रहा हूं, जैसे इलस्ट्रेशन देखो, तो से क्वाइन है, ये क्वाइन है, ये क्वाइन है, ये डिस्क है जिसकी रेडियस है आर। तुमने क्या किया, यहां पे एक कैविटी कट कर दिया इस तरह से, तुमने यहां पर एक कैविटी इस तरह से कट कर दिया। इस कैविटी की, ये तुमने कैविटी कट किया, कैविटी डिस्क, इसकी रेडियस है r/2 और इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो बताना इसका सेंटर मास कहां लाई करेगा। तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये मानोगे कि ये कंप्लीट डिस्क है, यहां पे किसको रिप्लेस करोगे, कंप्लीट डिस्क को, और यहां किसको रिप्लेस करोगे, कैविटी को। तुम ये मानोगे कि यहां पर जो कंप्लीट डिस्क था उसका सेंटर यहां लाई कर रहा है और इस नेगेटिव का यहां लाई कर रहा है, यानी कि तुम ये मान रहे हो कि इस कंप्लीट डिस्क के ऊपर ये एक नेगेटिव मास सुपर इंपोज किया हुआ था। नेगेटिव मास नहीं होता है, याद रखना, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं जहां कुछ नहीं है, जहां जीरो है, वहां 10 kg और -10 kg रखा हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको रिप्लेस कर दे, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो ये बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। कंप्लीट डिस्क का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा ना। कंप्लीट का जो कंप्लीट मास है, जो कंप्लीट मास को यहां डालो और कैविटी मास को यहां डालो, कैविटी का नेगेटिव मास यहां डालो। जो कंप्लीट डिस्क है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0। कंप्लीट डिस्क अगर है, कैविटी नहीं है, तो उसका सेंटर पे होता है, ओ पे होगा। और इसकी मास जो है, इसकी मास हो जाएगी, मास कंप्लीट इज इक्वल टू
मास कंप्लीट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिग्मा. सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क. सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस. यहां पे बताओ इस कैविटी, ये जो निगेटिव मास यहां पे रखे हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? r/4, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, सॉरी r/2. इसका रेडियस की ये यहां से कितना है, अपने राइट में होगा, अपने सेंटर पे रिप्लेस होगा r/2. इसका मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? सिग्मा इंटू माइनस के साथ देंगे, माइनस क्यों देंगे, क्योंकि ये कैविटी है. माइनस इंटू सिग्मा इंटू इसका एरिया क्या था, पाई r/2 का स्क्वायर होगा. यस सर. यानी अगर इस मास को m मान लो तो ये हो जाएगा -m/4. कंपेयर टू कंप्लीट डिस्क जो था, कंप्लीट डिस्क के कंपेयर में इस डिस्क का एरिया 1/4 है. यस. अब लिख लो, अब हो जाएगा x रिमेनिंग, जो कट करने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसका जो x सेंटर मास होगा दैट इज m1 x1 m कंप्लीट x कंप्लीट m इंटू 0 प्लस -m/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय m प्लस -m/4. ये हो जाएगा देखो -mr/8 डिवाइडेड बाय 3m/4. -mr/8 डिवाइडेड बाय 3m/4. m से m कट गया, ये हो जाएगा बताओ -r/6 होगा ना. सही है. यहां से r/6 लेफ्ट, जैसे पहले इसका सेंटर मास यहां था कंप्लीट का, जैसे यहां कट करोगे सेंटर मास जिधर से कट किया उससे दूर भागेगा, -r/6. यहां से r/6 लेफ्ट में आएगा. यही अगर डिस्क ना होता, एक सॉलिड स्फीयर होता, ये अगर सॉलिड स्फीयर होता उसमें से तुम एक स्फेरिकल कैविटी निकालते. अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता, ये एक सॉलिड स्फीयर होता, ये क्या होता, एक सॉलिड स्फीयर होता, और इसमें से तुम ऐसे करके कैविटी निकाल लेते, जैसे धरती होता है, अर्थ में से एक माइनिंग किया गया, माइनिंग करने के बाद वहां से कोयला निकाल लिया, कोल निकाल लिया, यहाँ एक कैविटी क्रिएट हो गया. अब पूछता क्वेश्चन, तो क्या करते, तो इसमें डेंसिटी रो मान लेते. डिस्क नहीं है, मास पर यूनिट एरिया नहीं लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे. इसको यहां रिप्लेस करते, इसको यहां रिप्लेस करते और इसको यहां रिप्लेस करते. लिखते m कंप्लीट, लिखते x कंप्लीट. अगर कंप्लीट है तो उसका x कंप्लीट कितना आएगा, 0. इसको अगर ओरिजिन मान ले तो x कंप्लीट 0. m कंप्लीट किसके इक्वल, 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी होगा. 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी, रेडियस r है. तो इसको जब कट करोगे तो इसका लिखोगे -m कैविटी, -m यहां पे मान रहे नेगेटिव मास, एक कंप्लीट मास के ऊपर, कंप्लीट स्फीयर के ऊपर यहां एक नेगेटिव डेंसिटी का मास सुपर इंपोज कर दिए, इसीलिए 0 है. तो यहां पे -m कैविटी जो होगा वो होता -4/3 पाई r/2 का क्यूब इंटू डेंसिटी. अगर ये मास m होगा, समझो ये मास अगर m होगा, ये हो जाएगा -m/8 होगा. क्योंकि जो इसका वॉल्यूम था, जो r रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम होता है, r/2 के रेडियस के का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम उसका 1/8 होता है. अब क्या लिख दोगे यहां पे, अब लिख दो m कंप्लीट इंटू x कंप्लीट प्लस -m कैविटी इंटू x कैविटी. इसका x कितना आएगा, इसका x क्या होगा, इसका x हो जाएगा r/2. तो तुम्हारा सेंटर मास क्या आएगा बताओ, तुम्हारा x सेंटर मास आएगा m1 x1
m इंटू 0 प्लस माइनस m बाई 8 इंटू r बाई 2 बाय m प्लस माइनस m बाई 8। इसको हम सिर्फ माइनस साइन दे रहे हैं, हम सिर्फ इसको माइनस साइन दे रहे हैं। ये हो जाएगा, देखो जो होगा माइनस एम आर बाय 16 डिवाइडेड बाय माइनस एम आर बाय 16 डिवाइडेड बाय एम 7 m बाय 8 एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू माइनस r बाय 14। यहां से r बाय 14 लेफ्ट आ जाएगा, आएगा ना।